नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं आज दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने भारत समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, पीएम किसान की 19वीं किस्त आज जारी होगी। 9 करोड़ 80 लाख किसानों को ट्रांसफर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे। बिहार के भागलपुर में आयोजित हो रहे एक कार्यक्रम में यह किस्त जारी की जाएगी। इसके तहत 9.8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर होगी। 18वीं किस्त में 9.6 करोड़ किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई थी। सरकार ने पीएम किसान के तहत अब तक कुल 3.46 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं और 19वीं किस्त जारी होने के बाद यह संख्या बढ़कर 3.68 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। इस योजना के तहत किसानों के खाते में हर साल 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। पहली किस्त अप्रैल जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त नवंबर और तीसरी किस्त दिसंबर मार्च के बीच जारी की जाती है। हालांकि कुछ किसानों को अभी भी इस योजना से बाहर रखा गया है। पीएम किसान से बाहर किए गए लोगों में संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पदों पर बैठे किसान परिवार, राज्य या केंद्र सरकार के सेवारत या रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारी हैं। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सरकारी स्वायत्त निकाय के अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। उत्तराखंड के छात्रों के लिए खुशखबरी, अब किताबों के साथ कॉपियां भी फ्री देगी सरकार। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में 10 लाख स्कूली बच्चों को किताबों के साथ ही कॉपियां भी निःशुल्क दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि धामी सरकार ने बजट में इसका प्रावधान किया है। शनिवार को विपक्ष ने सदन में नियम 58 के तहत बदहाल शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है और लगातार स्कूलों पर ताले लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में राज्य के स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं, जबकि कई स्थानों पर स्कूलों की स्थिति बहुत खराब है। उन्होंने प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के खाली पदों का मामला भी उठाया। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह, हरीश धामी, विक्रम सिंह नेगी, लखपत बुटोला, भुवन कांपड़ी, ममता राकेश, रवि बहादुर, वीरेंद्र जाति, तिलक राज बेहद, गोपाल राणा आदि ने अपने अपने क्षेत्र के स्कूलों की बदहाली का जिक्र करते हुए कहा कि इस वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इस दौरान उन्होंने बताया कि राज्य में स्कूली बच्चों को निःशुल्क किताबों के साथ ही कॉपियां भी देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए बजट में भी प्रावधान किया गया है। भारत से हार पर भड़के पाकिस्तानी, भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में लगातार दूसरी जीत हासिल की। टीम ने पाकिस्तान को एकतरफा मुकाबले में 6 विकेट से हरा दिया। रविवार को मिली इस हार से पाकिस्तानी फैंस भड़क गए। कुछ फैंस ने तो अपनी टीम में गुटबाजी के आरोप भी लगा डाले। एक होटल में काम करने वाले मोहम्मद इकबाल ने कहा, टीम में सिफारिश से खिलाड़ी आ रहे, इसीलिए हम आज हार गए हैं। केंद्र सरकार की किस बात पर पिघल गए किसान? केंद्र सरकार की तरफ से बातचीत के लिए न्योता मिलने के बाद किसान मजदूर मोर्चा अपनी योजना में बदलाव कर सकता है। किसान संगठन ने 25 फरवरी को दिल्ली कूच करने का ऐलान किया था। हालांकि इसी बीच केंद्र ने 19 मार्च को तीसरे चरण की बातचीत के लिए आमंत्रण भेज दिया है। किसान नेताओं के मुताबिक सरकार बातचीत को जारी रखना चाहती है। ऐसे में किसानों ने अपनी योजना बदल दी है। हालांकि उन्होंने कहा है कि प्रदर्शन जारी रहेगा। बता दें कि शनिवार को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चंडीगढ़ में किसानों से बात की थी। किसानों की मांग है कि उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर कानूनी गारंटी दी जाए। इसके अलावा अन्य मांगों को लेकर भी कृषि मंत्री ने बात की। अब अगले चरण की बातचीत 19 मार्च को होनी है। केएमएम के ही एक पदाधिकारी ने बताया, केंद्र सरकार ने हमें अगले चरण की बातचीत के लिए बुलाया है। ऐसे में हम हरियाणा की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे। 19 मार्च तक अन्य जगहों पर प्रदर्शनों किए जाएंगे। आज से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। छठी झारखंड विधानसभा का पहला बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो 27 मार्च तक चलेगा। झारखंड का बजट 3 मार्च को सदन पटल पर रखा जाएगा। इस बार भी विधानसभा का बजट सत्र बिना नेता प्रतिपक्ष के चलेगा। दरअसल अभी तक नेता प्रतिपक्ष का नाम तय नहीं हो सका है। इधर बजट सत्र को लेकर विधानसभा से लेकर प्रशासनिक स्तर की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने रणनीति तय की है। प्रशासनिक स्तर की तैयारियों की बात करें तो 24 फरवरी से 27 मार्च तक चलने वाले सत्र के लिए जिला प्रशासन ने विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा धारा 163 लगा दिया है। जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। निषेधाज्ञा 24 फरवरी सुबह 8 से 27 मार्च रात 10 बजे तक लागू रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल की आधारशिला रखने के बाद जनसभा को संबोधित किया।
इस दौरान कहा कि उनका प्रयास इलाज के खर्चे को कम करना है। साथ ही कहा कि बागेश्वर धाम आने वाले लोगों को अब भजन और भोजन के साथ निरोगी जीवन का भी आशीर्वाद मिलेगा। इस दौरान उन्होंने लोगों से चिट्ठी लिखने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि शास्त्रों में कहा गया है कि हमारा शरीर और स्वास्थ्य ही हमारे धर्म, हमारे सुख और हमारी सफलता का सबसे बड़ा साधन है। इसीलिए देश ने मुझे सेवा का अवसर दिया तो मैंने सबका साथ सबका विकास को सरकार का संकल्प बनाया और इसका भी एक आधार है सबका स्वास्थ्य और सबको आरोग्य। इस विजन को पूरा करने के लिए अलग अलग स्तर पर फोकस किया जा रहा है। हमारा फोकस है बीमारी से बचाव पर। स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बनने से गंदगी से होने वाली बीमारियां कम हुई हैं। छत्तीसगढ़ के 2 गांव में आजादी के बाद पहली बार मतदान। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित 2 गांव के लोगों ने रविवार को पहली बार पंचायत चुनाव में मतदान किया। यहां आजादी के बाद पहली बार लोगों ने एक जिम्मेदार नागरिक होने का उत्तरदायित्व निभाया। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार सुकमा जिले के केरलापेंडा गांव के लोगों ने राज्य में चल रहे पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के दौरान कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले। इस दौरान लोग लाइन में खड़े दिखाई दिए। गांव की तस्वीरों में पुरुष और महिलाएं कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से लाइन में खड़े होकर वोट डालने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नक्सल प्रभावित गांव के लोगों ने इससे पहले कभी वोट नहीं डाला था। इसी तरह का नजारा सुकमा जिले के पूवर्ती गांव में भी दिखा। यह गांव खूंखार नक्सली हिडमा का पैतृक गांव है। यहाँ के लोगों में मतदान को लेकर काफी उत्साह दिखा। वलसाड़ में बना विश्व का सबसे ऊंचा रुद्राक्ष शिवलिंग। गुजरात के वलसाड़ जिले के दुलसाड़ गांव में दुनिया का सबसे ऊंचा रुद्राक्ष शिवलिंग का अनावरण किया गया है। रुद्राक्ष विशेषज्ञ बटुकभाई व्यास से प्रेरित होकर यह शिवलिंग 36 लाख रुद्राक्ष से बना है। 36 फुट ऊंचे शिवलिंग को इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह मिली है। संतों की उपस्थिति में 15 कुंवारी कन्याओं द्वारा शिवलिंग का अनावरण किया गया। महाशिवरात्रि रुद्राक्ष महोत्सव के अंतर्गत 26 फरवरी तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। प्रतिदिन सुबह 9 से 21 बजे तक होमात्मक महारुद्र यज्ञ आयोजित होगा। स्टूडेंट्स ट्रैफिक में फंसे तो पुलिस केंद्र तक पहुंचाएगी। आगामी 27 फरवरी से शुरू होने वाली गुजरात बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में 1,53,290 छात्र भाग लेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी ने परीक्षा ड्यूटी में तैनात सभी कर्मचारियों की फोटो सहित जानकारी एकत्र की है। औचक निरीक्षण में इनकी जांच की जाएगी। डीईओ की आधिकारिक वेबसाइट पर सभी परीक्षा केंद्रों के नाम और उनके क्यूआर कोड अपलोड कर दिए हैं। इससे छात्र परीक्षा केंद्र जान व आने जाने के रास्ते देख सकेंगे। छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में कोई कठिनाई न हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष इंतजाम किए हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी तैनात रहेंगे ताकि जाम की समस्या न हो। जहां आवश्यक होगा वहां ट्रैफिक डायवर्जन की योजना लागू की जाएगी। ट्रैफिक ब्रांच की विभिन्न टीमें अहम क्षेत्रों में तैनात रहेंगी। ट्रैफिक के सभी रीजनल क्षेत्रों में बाइक के साथ कुल 77 टीम जगह पर तैनात रहेंगी। पंजाब में 2 दिन बारिश की संभावना। पंजाब के तापमान में आज ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन आने वाले दिनों में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। यह बदलाव न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों में देखने को मिलेगा। पिछले 24 घंटों में पंजाब में औसत अधिकतम तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पंजाब में आज आसमान साफ रहने वाला है। किसी तरह का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, जिसके चलते धूप खिलेगी और तापमान में बढ़ोतरी होगी। लेकिन एक चक्रवाती परिसंचरण ईरान, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा परिसंचरण पश्चिम बंगाल में सक्रिय है, जिसके चलते कल यानी मंगलवार से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके बाद पहाड़ी इलाकों के अलावा पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा के मौसम में भी बदलाव देखने को मिलेगा। सोनीपत में 2 फैक्ट्रियों में लगी आग। सोनीपत जिले के गन्नौर स्थित रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में आग लग गई, जहां 2 फैक्ट्रियों में आग लग गई है। पहली फैक्ट्री पूरी तरह जलकर राख हो गई है, जबकि दूसरी फैक्ट्री में लगी आग को बुझाने का प्रयास जारी है। फिलहाल आधा दर्जन से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। बड़ी थाना पुलिस भी पहुंच गई है। पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह हादसा किसी मजदूर द्वारा कूड़े में आग लगाने के कारण हुआ। आग तेजी से फैलती हुई पास की केमिकल और प्लास्टिक फैक्ट्री तक पहुंच गई। भारत जीता तो आईआईटी बाबा का निकला सॉरी। आईआईटी बाबा अभय सिंह की भविष्यवाणी फेल हो गई और भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया। अब वह माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक पोस्ट में कंफ्यूजन के लिए माफी मांगी है। रविवार को हुए हाई वोल्टेज मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से मात देकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। अभय सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया, मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहता हूं और आप सभी से जश्न मनाने के लिए कहता हूं। यह पार्टी का समय है।
मुझे मन ही मन पता था कि भारत जीतेगा। इससे पहले उन्होंने लिखा था, कंफ्यूजन के लिए माफ करें, जश्न मनाएं। मैच के बाद एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया, विराट कोहली ने शतक जड़ दिया। इंडिया गठबंधन के यह बड़े नेता भी मन की बात में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में एक नई पहल का ऐलान किया और लोगों से अपने खाने में तेल की खपत 10% घटाने की अपील की। खास बात यह रही कि पीएम मोदी ने इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाने के लिए 10 लोगों को नॉमिनेट किया। दिलचस्प बात यह कि उन्होंने इंडिया गठबंधन की अहम पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला को भी नॉमिनेट किया है। अब सवाल यह है कि जो विपक्ष अक्सर मन की बात को लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधता रहा है, वह इस बार उनकी इस मुहिम में शामिल होगा। उमर अब्दुल्ला क्या अब वाकई पीएम मोदी मन की बात करेंगे? एमपी में हर एक 150 किलोमीटर पर बनेंगे एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को कहा कि राज्य की नई नागरिक उड्डयन नीति के तहत हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए हर 45 किलोमीटर के दायरे में पक्के हेलीपैड और हर 150 किलोमीटर के दायरे में एयरपोर्ट की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने भोपाल में 24 और 25 फरवरी को आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन इन्वेस्ट मध्य प्रदेश को लेकर इंदौर में उद्योगपतियों के साथ संवाद के कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की। मोहन यादव की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को ही सूबे की नई नागरिक उड्डयन नीति को मंजूरी दी है। जो संगम नहीं आए उनके लिए डिजिटल स्नान तस्वीर की एक डुबकी का रेट 1100 रुपए। महाकुंभ नए स्टार्टअप के लिए एक मौका बनकर आया है। प्रयागराज के दीपक गोयल ने डिजिटल स्नान सर्विस शुरू की है। जो लोग किन्हीं कारणों से महाकुंभ नहीं आ पा रहे, वो अपनी तस्वीर समेत 1100 रुपए दीपक को भेजते हैं। दीपक उनका प्रिंट आउट निकालकर तस्वीरों को संगम में स्नान करवाते हैं। प्रयागराज में अशोकनगर के रहने वाले दीपक इससे पहले यूट्यूबर थे। उन्होंने बताया, भारत में जितने प्रमुख मंदिर हैं, वहां ऑनलाइन दर्शन और प्रसाद की व्यवस्था है। ये चीजें सिर्फ डिजिटलाइजेशन की वजह से हुई हैं। इसलिए मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना ये चीजें महाकुंभ में शुरू की जाएं। इससे उन लोगों को मदद मिलेगी जो यहां आना चाह रहे हैं लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं आ पा रहे हैं। विदेश से भी लोग मुझे कॉल करके डिजिटल संगम स्नान का तरीका पूछ रहे हैं। तमिलनाडु में रेलवे स्टेशन का हिंदी नाम मिटाया। केंद्र और तमिलनाडु सरकार के बीच ट्राई लैंग्वेज तमिल, हिंदी, अंग्रेजी वॉर जारी है। रविवार को कोयम्बटूर के पोलाची रेलवे स्टेशन के बोर्ड पर स्टेशन के हिंदी नाम को डीएम के कार्यकर्ताओं काले रंग से मिटाया। इससे पहले सीएम एमके स्टालिन ने शनिवार को केंद्र सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने तमिलनाडु अभिभावक शिक्षक संघ के कार्यक्रम में कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर साइन करने के लिए केंद्र सरकार 2000 या 10,000 करोड़ ही क्यों ना दे दे, मैं साइन नहीं करूंगा। उन्होंने कहा था कि अगर राज्य ने 2000 करोड़ रुपए के लिए अपने अधिकार छोड़ दिए तो तमिल समाज 2000 साल पीछे चला जाएगा। मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन कभी ऐसा पाप नहीं करेगा। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें।